हम लोग करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, चैप्टर 2। और ये एकदम क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास का रिलेशन याद रखेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास याद रखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन का मास याद रखेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन का याद रखेंगे 1.68 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये सारी चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेगा, जैसे मान लो आपको एलिमेंट दे दिया ऑक्सीजन, यहाँ पर 16, यहाँ पर 8, बोलेगा ए क्या है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ए होती है। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, ये है। प्रोटॉन क्या है, वो जेड के बराबर होता है, 8 है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वो भी प्रोटॉन के बराबर होता है, 8 है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन का यूज करके न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ए में से प्रोटॉन को माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया, 8। ठीक है, एक इस टाइप का। दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर परपेंडिकुलर का रिलेशन है। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगा। और यहाँ पर वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछेगा, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, 1/, में टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ ए वेव, कितनी हाइट है उसकी वेव की, और स्पीड। यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी स्पीड से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इनके बीच का रिलेशन याद रखना है, तो स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। इस पर न्यूमेरिकल आएगा करने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा एक और टर्म है वेव नंबर, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर इनवर्स, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट क्या रहेगी, मीटर। ठीक है, ये हमारे सिंपल क्वेश्चन इस पे आएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिलेशन पे आ जाएंगे। आपको वेलोसिटी फिक्स रखनी है कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 8। तो इनमें से केवल 2 ही वेरिएबल मिल रहे हैं, या तो वेवलेंथ हो रही है या तो फ्रीक्वेंसी हो रहा है। तो क्वेश्चन अगर आ गया, मान लीजिए आपके पास कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका वेवलेंथ दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ये वाले रिलेशन लगा लो, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8 रख लेना, वेवलेंथ की जगह 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -10, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। वेव नंबर मांग लिया अगर, तो 1/, में क्या करना है, सिर्फ वेवलेंथ कर देना है। अगला आता हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, फ्रीक्वेंसी का, और इसका रिलेशन E इक्वल्स टू एच न्यू। एच के यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट क्या रहेगी, एनर्जी यूनिट हमेशा रहेगी जूल। तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पर न्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ रिलेशन देखो, तो न्यू इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं इस v को c ले लूँ तो c/, में लैम्डा लिख सकता हूँ। तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ फ्रीक्वेंसी को हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया। अगर हमारे पास आता है नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू एन एच न्यू हो जाएगा। एन के यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से। तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी,
एन इक्वल्स टू ई अपॉन में एच न्यू। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया एक 100 वॉट का बल्ब है, कह रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स कितने निकलेंगे उसमें से। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 15 हर्ट्स, ठीक है 15 हर्ट्स दे दिया, तो आपको क्या करना है 100 बल्ब दे रखा है और उसमें से क्या मांग रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम या फिर एनर्जी अपॉन में टाइम। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कैसे निकालेंगे, तो 1 अपॉन में टी इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा ई अपॉन में सॉरी पी अपॉन में ई, क्या हो जाएगा पी अपॉन में ई। तो पावर कितना रखेंगे हम लोग 100। एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है तो ई अलग से निकाल लो, एच इंटू न्यू, एच कितना रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 15। सॉल्व करो, यहाँ पे पुट कर दो। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फोटोन्स किसी पर्टिकुलर पावर ऑफ बल्ब के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 वाट दे दे, 25 वाट दे दे, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ जरूर देगा। समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या समझाता है कि कोई भी वाइट लाइट आ रही है और मेटल प्लेट पे गिरती है, उसके बाद मेटल प्लेट से क्या बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ए लाइट स्ट्राइक ऑन ए मेटल प्लेट, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक। तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल करेक्टर है। कैसा करेक्टर है, पार्टिकल। तो लाइट एक वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों करेक्टर दिखा रहा है। तो लाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्वेल करेक्टर। क्या बोल सकते हैं, ड्वेल, यानी कि दोनों ही बिहेवियर दिखा रहा है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब लाइट फॉल करता है मेटल प्लेट पे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी लाइट इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन हमने जो बाहर निकला और जो इलेक्ट्रॉन में जो मूवमेंट आई, उसे एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मेरा किसके बराबर होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस रिलेशन में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू एच न्यू, और ई नोड को लिख सकते हैं एच न्यू नॉड, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग डब्ल्यू नॉट भी लिखते हैं। डब्ल्यू नॉट का मतलब वर्क फंक्शन, कितना काम किया कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है, या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई तो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट है। तो टोटल एनर्जी हमेशा बराबर होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। न्यूमेरिकल आएगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सिर्फ करना है, इसमें ट्राई और कोई नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आपको ई दे दे, ई नोट दे दे, काइनेटिक एनर्जी मांग ले तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, ई माइनस ई नोट होगा। क्वेश्चन करते समय सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना, यूनिट सारे सेम रखना। ये नहीं कि कोई जूल दे रखा है, कोई जूल पर मोल दे रखा है, तो यूनिट सारे सेम रखना। अगर जूल दे रखा है, सारे के सारे जूल है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जूल पर मोल में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल से जूल पर मोल में कैसे जाएंगे, जूल से जूल पर मोल में कैसे जाएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मुझे एवोगैड्रो से, ठीक है। जूल से जूल पर मोल में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे। फिर है बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और ऑर्बिट कितने सारे हैं, बहुत सारे, इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट्स के उसने नाम भी दे दिए, पहले वाले का नाम के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस तरह से।
और इन पे इलेक्ट्रॉन्स निकालने का उसने फॉर्मूला भी दिया। क्या फॉर्मूला था? 2n²। इसकी एनर्जी अगर E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, तो एनर्जी का ऑर्डर इसने इस तरह से दिया। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। तो ये लोअर एनर्जी है और ये हाई एनर्जी है। तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी के एलिमेंट में सबसे हाई एनर्जी कौन सा होगा? अब इलेक्ट्रॉन जब वहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है उसके पास एनर्जी किसकी वजह से उसे एनर्जी मिल रही है? ऑर्बिट के थ्रू एनर्जी मिल रही है। तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n² इंटू Z²। ये हो गया एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। फिर इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी है वहाँ तक का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला रेडियस 52.9 इंटू n² अपॉन Z²। पिकोमीटर में आप रेडियस कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद है अगला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? पहले स्पेक्ट्रम समझ लो। स्पेक्ट्रम होता है जब भी कोई व्हाइट लाइट अगर ब्रेक हो जाती है किसमें? 7 कलर्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। अगर ये स्पेक्ट्रम मान लो स्क्रीन पे 7 कलर मुझे एकदम विजिबल हैं, लगातार बैंड मुझे दिखाई दे रहे हैं, लाइट बैंड मुझे लगातार दिखाई दे रहे हैं, लाइट बैंड मुझे लगातार दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम याद रखना, एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें हमेशा आपको लाइट बैंड लगातार दिखाई देते हैं, इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब एमिशन स्पेक्ट्रम बना कैसे होगा? तो आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लगातार लाइट सोर्स प्रोवाइड किया और उसको आपने एक्साइटेड सैंपल बना दिया। क्या बना दिया? एक्साइटेड सैंपल। अब इसमें से जो भी लाइट निकल रही है वो प्रिज्म के थ्रू पास कराई गई और उसके बाद आपको कंप्लीट लगातार लाइट बैंड दिखाई दे रहे हैं। तो इन लाइट बैंड को आप क्या बोल रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहला रहा है क्योंकि एक्साइटेड सैंपल से निकल रहा है। लेकिन अगर आपको बैंड में बीच में कहीं पर लाइट बैंड नहीं दिखाई दे रहा, क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा स्पेक्ट्रम कहलाएगा? अब ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको कब देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। जब आपने एक वाइट लाइट पास कराई और बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? इन 2 अलग अलग या 3 अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइटों को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो लाइट बैंड आपको नहीं दिखाई देंगे। सिंपल है। वाइट लाइट में से हमेशा आपको कितने कलर दिखाई देते हैं? 7 कलर दिखाई देते हैं। लेकिन बीच में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया तो वो क्या करेगा? बीच में कुछ लाइटों को खा जाएगा, तो वहाँ पे आपको अंधेरा दिखाई देगा। तो लाइट के बाद डार्क, डार्क फिर लाइट, फिर डार्क, फिर इस तरह से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं फॉर्म करेगा। कैसा फॉर्म करेगा? डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? तो यहाँ पर ये बोर्स ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑर्बिट से जंप करके किसी दूसरे ऑर्बिट में पहुँचते हैं। ठीक है, यानी कि इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, और वहाँ पे रहते नहीं, फिर वहाँ से वापस रिटर्न बैक भी करते हैं। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इसको प्रूव करने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी ऑर्बिट पे जाता है और वापस अगर रिटर्न करता है पहले ऑर्बिट पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी गया और रिटर्न करता है अगर सीधे सेकंड वाले ऑर्बिट पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाल्मर सीरीज। ऐसे ही अगर कहीं पर भी गया और रिटर्न करता है सीधे तीसरे पर, उसके बाद दूसरे पर, पहले पर, इसको क्या बोलेंगे? लाइमन बाल्मर पास चेन सीरीज। तो ये नंबर ऑफ क्या बनेंगे? हमारे स्पेक्ट्रल लाइन्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n n-1 डिवाइड बाई 2।
तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 6th ऑर्बिट पे गया है, 6th ऑर्बिट पे गया, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे? जरा पता लगाओ कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। आपको यहाँ पर n की जगह पे 6 पुट करना है, n की जगह पे 6 पुट करो तो कितना आया? 6 -1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 15 एमिशंस लाइन बनेंगी, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। ठीक है, अभी कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? दिखा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं हम लोग। ऑप्शन देखो, अगर इलेक्ट्रॉन छठे पे गया है तो उसके पास ऑप्शन है कि छठे से सीधे फर्स्ट पे आए, एक लाइन बन गई। दूसरा है छठे से सीधे दूसरे पे आए और उसके बाद पहले पे आए। छठे से सीधे तीसरे पे आए, फिर दूसरे पे आए और फिर पहले पे आए। छठे से सीधे चौथे पे आए, फिर तीसरे पे आए, फिर दूसरे पे आए, फिर पहले पे आए। या छठे से सीधे पाँचवें पे आए, फिर चौथे पे आए, फिर तीसरे पे, फिर दूसरे पे और फिर पहले पे। जब टोटल लाइंस कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये बार बार हमें तामझाम करके दिखाने की जरूरत नहीं, हम फॉर्मूला डालेंगे और कैलकुलेट करके रख देंगे। ठीक है, ये तुरंत हम लोग ये फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट करके बता देंगे। जिस भी ऑर्बिट पे बोलेगा यहाँ वाले ऑर्बिट पे है, वहाँ से कितनी आपको एमिशंस लाइन या स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देंगी, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओ और बता दो। अब बोर्ड्स ने क्या नहीं बताया, बोर्ड्स की कमी क्या रहेगी, तो ये उसकी लिमिटेशंस में जाएगा। एक तो जीमेन इफेक्ट नहीं समझाया, जीमेन इफेक्ट। दूसरा स्टार्क इफेक्ट नहीं समझाया। तीसरा एंगुलर मोमेंटम NH/2π ही क्यों है, ये चीज़ नहीं समझाई। ठीक है, ये इसकी ड्रॉबैक्स में डाल देना। जीमेन इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का ब्रेक हो जाना। स्टार्क इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का ब्रेक हो जाना। तो ये बोर्ड्स की सारी लिमिटेशंस है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपसे वेव नंबर मांग सकता है, तो वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे 109677 इंटू 1/n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और यहीं पे जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आता है तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं, उसको आप बोलते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2.18 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी और पॉजिटिव कब आएगी? नेगेटिव कब आएगी? नेगेटिव कब आएगी? जब एनर्जी रिलीज होगा। और रिलीज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा, हायर से लोअर में आएगा। याद रखना, नेगेटिव तभी रखना है जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आ रहा है। और पॉजिटिव कब आएगी डेल्टा ई की वैल्यू? जब एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा। तो यानी कि n1 की वैल्यू यहाँ पे लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से जंप करके कहाँ जा रहा है? बोलेगा फर्स्ट से जंप करके किसी हायर लेवल पे जा रहा है, 5th पे जा रहा है, 6th पे जा रहा है, 7th पे जा रहा है। तो आप लोगों को एनर्जी पॉजिटिव में लेकर आना है। और जब वो रिवर्स बैक कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एनर्जी हमेशा नेगेटिव में आनी चाहिए। वैल्यू पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स रखेंगे, इसकी वैल्यू जूल में। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन बोलेगा तो यहाँ पे 1 पुट करना है, हीलियम बोलेगा तो यहाँ पर 2 पुट करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल से NCERT से सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारा डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने बोला कि मैटर डुअल बिहेवियर दिखा सकता है, एक वेव और दूसरा पार्टिकल।
तो वेव एज वेल एज पार्टिकल बिहेवियर दोनों ही अगर मैटर दिखा रहे हैं तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, कौन सा बिहेवियर बोल रहे हैं, ड्यूअल बिहेवियर। ऐसा इसने इलेक्ट्रॉन के लिए बोला इलेक्ट्रॉन दो बिहेवियर दिखाता है, वेव भी दिखाता है और पार्टिकल भी दिखाता है। बोला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन जब चलता है तो अपने ऑर्बिट पे वेव के फॉर्मेट में चलता है, ऐसे 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 इस तरह से चलता है, वेव के फॉर्मेट में चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात करें तो कैसे बनता है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, किसका इक्वेशन है, आइंस्टीन का, E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये किसकी इक्वेशन है, क्वांटम की। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, सी से सी कट गया तो यहाँ पे लैम्डा क्या आ गया, एच अपॉन में एम सी। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच हो गया मेरा प्लैंक कांस्टेंट, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट। किसी ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देना, यहाँ पर एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट केजी में हो जाएगा और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकंड में। ठीक है, वेवलेंथ की यूनिट हमेशा क्या निकालना, मीटर में निकालना। न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल सा कर लेंगे, हो जाएगा। अब बोलता है कि इसकी इक्वेशन को लेकर प्रूव करो कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से वेव फॉर्मेट में घूमता है अपने सरकमफ्रेंस पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक सरकमफ्रेंस जो है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। ठीक है, इस 2 पाई आर में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे वेव बन रहे हैं और बहुत सारे वेव के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ भी बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ बने होंगे इसके अंदर, बोला जा सकता है ऐसे। अब यहाँ पर अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन लगा दें, लैम्डा की जगह पुट कर दे h अपॉन में एम वी और इसको इधर भेज दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी आर, और इस 2 पाई को नीचे भेज दे, ये प्रूफ हो गया ना, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, जो कि किसका लिमिटेशन था, बोर्स का। तो बोर ने बहुत पहले बोल दिया था कि एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन में 2 पाई के, उसको प्रूव कर दिया किसने, डी ब्रॉगली। तो बोर ने ये पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है अपने पाथ पे, उसको प्रूव कर दिया यहाँ पर डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली ने क्लियर कर दिया कि वेव और पार्टिकल दोनों टाइप के बिहेवियर कौन दिखा रहा, इलेक्ट्रॉन। अगला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइंड आउट साइमल्टेनियसली। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन हल्की सी भी एनर्जी लेकर क्या कर जाता है, एक्साइट कर जाता है, किसी और लेवल पे चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ लोकेट करना इम्पॉसिबल है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी किसके बराबर होगा, h अपॉन में 4 पाई m, कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। अब इसकी इक्वेशन देकर हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के बाहर ही क्यों, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, कितना है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अब अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह पे 10 की पावर माइनस 15 मीटर डाल दें और यहाँ से डेल्टा वी यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करें तो h अपॉन 4 पाई m, सब कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। इस पूरे की वैल्यू होती है 5.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा वी अगर निकालूँ तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 15, काट दे तो कितना आ गया, 5.75 इंटू 10 की पावर कितना आ गया। अब ये जो वेलोसिटी आई है इलेक्ट्रॉन की आई है 5.75 10 की पावर माइनस 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। ये कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाएगा। जब न्यूक्लियस में जाएगा तो इस स्पीड से दौड़ेगा, इस स्पीड से दौड़ेगा। और ये स्पीड हमको पता है
स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बड़ी है। तो अगर इतनी स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के चीथड़े उड़ा देगा, न्यूक्लियस फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, क्योंकि स्पीड आउट ऑफ द रेंज है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करके देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा निकल जाएगी। ठीक है, इस अनसर्टेनिटी वाले भी एक न्यूमेरिकल और आता है, एक्यूरेसी परसेंटेज वाला, वो भी देख लो, एनसीईआरटी में आ जाता है क्वेश्चन। जैसे बोलेगा एक बॉल है, उसका मास 40 ग्राम और 2% की एक्यूरेसी दिखा रहा है इन स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले डेल्टा वी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इंटू परसेंटेज। तो 90 इंटू 2% कितना आ गया? 1.8। कितना आ गया? 1.8 मीटर पर सेकेंड। ये डेल्टा वी लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये 1.8। अब इसको पुट कर दो फॉर्मूले में, डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वी कितना रखेंगे? 1.8। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 4 हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 हो गया। और मास 40 ग्राम है, तो ग्राम को 1000 से डिवाइड करके कैलकुलेट करना है। याद रखना, ये 1000 से करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा एक्स आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो sp है, ये सब क्या है? ऑर्बिटल्स है। क्या ये? ऑर्बिटल्स। तो ये इसमें s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एक ही सब सेल है इसके अंदर। p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन 3 सब सेल। d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन 5 सब सेल। और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन और 7 सब सेल। ठीक है, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये याद रखना है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अगर डिफरेंस आ गया, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंस पूछ लेता है, तो ऑर्बिट हमारा क्या है? k11 है। ऑर्बिटल हमारे क्या होंगे? sp_df हो गए। ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है? 2n² से। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही रखेंगे। ठीक है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है? 2d है। ये हमारा क्या है? 3d है। ठीक है, फिर एक टर्म पूछता है आपसे साई। साई क्या है? तो किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है, हमारा वेव के फॉर्मूले में चल रहा है, तो ये जो उसका एम्पलीट्यूड है, ये साई डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। और अगर साई स्क्वायर पूछता है, तो साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ऑर्बिटल्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स में, सॉरी, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितना रहता है? 90% तक रहता है। 90% तक इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? ऑर्बिटल्स में ही मिलेंगे। तो ये साई स्क्वायर जोन कौन सा है? ऑर्बिटल एक साई स्क्वायर जोन है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ये 30 तक कन्फिग्रेशन हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 2-4 कन्फिग्रेशन करके देख लेते हैं। मान लो मुझे दे दिया ऑक्सीजन, तो 8 होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p4, ये देखो, ये 2 2 4 और ये 4 8। इसके डब्बे बना लो, s का डब्बा, s का डब्बा और p का डब्बा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपसे मांगता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो कितने हैं? 2। इसी तरह से 17 क्लोरीन का कर लो, क्या आएगा?
कन्फिग्रेशन करो जरा 17 का, क्या आएगा ये रहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट वाले को हमेशा बनाकर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर एक आया है। ठीक है, इस तरह से करना है। अब इसमें एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन भी कर लेना है। एक क्रोमियम का, एक कॉपर का एग्जाम में हर बार पूछ लेता है। क्रोमियम में कितने होते हैं 24, कॉपर में कितने होते हैं 29। करो कन्फिग्रेशन 24 का क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखो ये हो गया 24 का, लेकिन याद रखेंगे इस कन्फिग्रेशन को ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। ये 4s2 3d4 को यहाँ पर एक्सचेंज करना है 3d5 4s1 करना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, 3d को पहले हाफ फील्ड बनाएगा, उसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 4s में रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3d अगर हाफ फील्ड हो गया तो पूरा का पूरा क्रोमियम स्टेबल हो जाएगा, यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इस तरह से कन्फिग्रेशन की जाएगी 3d5 4s1। कॉपर में 29 है, करो कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब ये भी कन्फिग्रेशन ऐसे नहीं लिखना, इसको भी क्या करना, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, एक अपने पास ले लेगा 3d10 और 4s1 लिखा जाएगा। ये कन्फिग्रेशन राइट है, ये रॉन्ग है। इसमें भी ये रॉन्ग है, ये राइट है। ये क्यों हुआ, क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है। फुली फिल्ड क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन हम लोग को याद रखना है। अब यहाँ पर इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन भी पूछते हैं। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का मतलब होता है आप इनर्ट गैस से मैच कर दो। तो 1s2 2s2 2p6 किसके बराबर है, नियॉन 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ तक किसके बराबर है, ये आर्गन के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 18, फिर उसके बाद 3d5 4s1। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्गन 18 3d10 4s। ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, ध्यान रखना है। इनर्ट गैस का यूज करके कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करना। फिर अगला हम लोग का क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है, 4 नंबरों का सेट है जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस ऑर्बिट में है, किस एनर्जी लेवल पे है, कैसा घूम रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन क्वांटम नंबर प्रोवाइड करेगा। पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ये n से डिनोट कर रहा है। ये क्या बताता है, एनर्जी को बताएगा, एनर्जी डिफाइन करेगा। मान लीजिए आपने 4s लिखा तो n की वैल्यू 4 होगी, फोर्थ एनर्जी लेवल। 3d लिखा तो n की वैल्यू 3 होगी। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना इसे। उसके अलावा इस n का यूज करके हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं 2n²। ये वही क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना। n² का यूज करके आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई n = 4 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया, 16 ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, 16 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ऐसे ही बोलेगा n के लिए 3 है, कितने ऑर्बिटल होंगे, तो n² लगा दो, 9 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं। l की वैल्यू याद कर लेते हैं। 0 किसके लिए, s के लिए, 1 किसके लिए, p के लिए, 2 d के लिए और 3 f के लिए और 4 g के लिए। n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी। ठीक है, और पॉसिबल वैल्यू अगर आता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ l निकालने के लिए, तो वो होता है 0 to n - 1। तो जैसे मैंने n = 4 दे दिया,
और बोला एल की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एल की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी, 0, 1, 2 और 3। अब यहाँ से पॉसिबल ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, 4 0 पे बन गया 4s, 4 1 पे बन गया 4s 4p, 4 2 पे बन गया 4d और यहाँ बन गया 4f। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, 3f, 4d, 2d, 1s, कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, बताइए कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। सिर्फ चेक करके बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पहले वाले में n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू भी कितनी है, तो मैंने बताया n और l कभी भी बराबर नहीं होंगे, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 3f पॉसिबल नहीं है। 4d, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी है 2, पॉसिबल है। 2d, n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 2, पॉसिबल नहीं है। 1s, n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 0, पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में याद रखेंगे। L आपका क्या बताता है, एंगुलर नोड, और n माइनस L माइनस 1 ये क्या बताता है आपका, रेडियल नोड। रेडियल नोड, नोड क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वेयर इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते। तीसरा क्वांटम नंबर हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इसको m से डिनोट करें हम लोग। इसकी वैल्यू l पे डिपेंड करती है, -L2 + L, -L2 + L। ठीक है, s ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल, याद रखना है स्फेरिकल। p ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डम्बेल। p के 3 एक्सिस हैं, px, py और pz। x एक्सिस पे बना दो अगर ऑर्बिटल तो px हो गया, y एक्सिस पे बना दो तो py हो गया, और z एक्सिस पे बना दो तो pz हो गया। ऐसे ही d ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, डबल डम्बल। अब इसमें कितने होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर हाइफन वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 सबसेल है। ठीक है, ठीक है, 5 बक्से होते हैं ना, 5 बक्से के अलग अलग नाम है। ठीक है, इन सब के शेप भी आ जाते हैं बनाने के। dxy कैसे बनाओगे, dxy कैसे बनाओगे, तो x और y बनाना है और इसके अगल बगल इस तरह से डंबल बना दो। तो जितने भी x y y z और dx z है इसी तरह से बनाना है, जो एक्सिस लिखा है वो बनाओ और उनके अगल बगल डंबल बना दो। ये वाले कैसे बनाओगे, स्क्वायर वाले। तो मान लीजिए आपको dx स्क्वायर हाइफन वाई स्क्वायर बनाना है, तो x और y एक्सिस ही बनाओ और स्क्वायर वाले में एक्सिस पे ही डंबल बना दो। z स्क्वायर वाला कैसे बनाना है, तो आपको z एक्सिस बनाना है और z एक्सिस पे ही डंबल बना देना है। ठीक है, तो अगर एक्सिस के ऊपर ही डंबल बना रहे हैं तो स्क्वायर वाले हैं, और एक्सिस के अगल बगल बना रहे हैं तो आप सिंपल एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड है। ठीक है, चौथा क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, स्पिन, स्पिन दो तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉक के लिए -½ इसको डिनोट करेंगे हम लोग एस से। स्पिन के लिए किसे डिनोट कर रहे हैं, एस से या फिर एम एस से। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई इस तरह का बॉक्स बनाया और बॉक्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख दिया और इसका नाम दे दिया 4s, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, s को देख के बता रहा हूँ। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l पे डिपेंड करेगी 0, और s क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर की साइड है, क्लॉकवाइज है तो +½ ठीक है, इस तरह से लिखना है। आपको इलेक्ट्रॉन भी मांग लेगा, जैसे n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू इसने बोल दी है -½ बोलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ। तो देखो 4 के हिसाब से 2n² लगाएंगे तो कितना आना चाहिए, 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 32 के अंदर 16 तो क्लॉकवाइज होंगे और 16 एंटी क्लॉक होंगे, तो आपसे सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, एंटी क्लॉक मांग रहा है। तो आंसर आप रिपोर्ट करेंगे केवल 16 एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन, आप सिर्फ 16 रिपोर्ट करेंगे।
अगर यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू 4 दी होती तो हम लोग 32 इलेक्ट्रॉन रिपोर्ट करते, लेकिन इसने s भी दे रखा है तो 16 रिपोर्ट करेंगे। उसी तरह से n की वैल्यू दे दी 4 और l की वैल्यू दे दी 2, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन रिपोर्ट करेंगे? तो आप देख लेंगे 4 और l, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑर्बिटल बन रहा है? 4d बन रहा है। और d के अंदर तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 5 डब्बे होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं? आंसर 10 ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के। इंपॉर्टेंट है ये क्वांटम नंबर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना। लास्ट टॉपिक है इसका लॉज। ठीक है, रूल्स किस तरह से। एक है हमारा पॉली फॉर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के लिए इसने क्या रूल दिया? इसने बोला नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल सेम क्वांटम नंबर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। फिर फिलिंग के लिए इन्होंने क्या रूल दिया? तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रूल है पहला आउबाउ का रूल। आउबाउ ने रूल दिया n+l रूल। बोला लो n+l लो एनर्जी, उसकी एनर्जी भी लो होगी और उसको पहले फील्ड किया जाएगा। इस तरह के ऑर्बिटल को फील्ड पहले किया जाएगा। तो मान लीजिए किसी का 4s और किसी का 4d है, तो पहले किसको फिल करेंगे? यहाँ पर कितना है? 4 + 0 4, और यहाँ कितना है? 4 + 2 6। तो इसको पहले फिल किया जाएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फिल करो, उसके बाद पेयरिंग करो, आफ्टर पेयरिंग। और पॉली क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो हमेशा अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। ठीक है, फिर एक लास्ट टॉपिक पूछता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मान लो आपको 1s दे दिया और 2s दे दिया, तो किस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसके इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा? 1s के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा या 2s के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा? 1s के इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा या फिर 2s के? जो न्यूक्लियस के जो ज़्यादा क्लोज है, तो ज़्यादा क्लोज कौन है? 1s। तो 1s पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये रिलेशन लगा सकते हैं कि जिसका n+l वैल्यू लो रहेगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, उसको पहले फिलिंग करी जा रही है, तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही है। मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया।